इस फर्स्ट चैप्टर है, इसमें देख सकते हैं इसका नाम है द बुक डेट सेव्ड द अर्थ। इसका अर्थ होता है एक किताब जिसने हमारी पूरी पृथ्वी को बचा लिया। अब वो कौन सी किताब थी और वो क्या है, वो सारी जानकारी आपको इस विस्तृत वीडियो में मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो किताब मतलब ये जो पार्ट लिखा है, जिस लेखक ने लिखा है उसका नाम है क्लेयर बाइको। उन्होंने इसको एक नाटक के रूप में लिखा है, मतलब ये एक नाटक है, आप इसको कहानी के रूप में मत लीजिएगा, इसको नाटक के रूप में लीजिए। जैसे कि आप कभी कभार आपको पता होगा कि हमारे जो स्कूल्स वगैरह होती है उनमें हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें कोई भाग लेते हैं लोग, तो उसमें बच्चे नाटक में भी भाग लेते हैं, कोई डांस में लेते हैं। इसी प्रकार ये जो नाटक होता है उसी में है। तब यहाँ पे सबसे पहले इस पार्ट में जितने भी कैरेक्टर्स है उनके बारे में हम जान लेते हैं। इसके जो कैरेक्टर्स है सबसे पहले हैं वो है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, इतिहासविद भी आप कह सकते हैं। अब नीचे आ रहा है द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मतलब यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। और नीचे है वो है क्या लिखा है आप देख सकते हैं, अप्रेंटिस नूडल है, और एक है कैप्टन ओमेगा, और साथ ही साथ है लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट उप और ऑफ स्टेज वॉइस। ये जो ऑफ स्टेज वॉइस है इसका अर्थ ये होता है कि जो वो स्टेज के ऊपर नहीं आएगा, वो स्टेज के पीछे से उसकी आवाज आएगी सिर्फ। तब हम पहले पूरा पाठ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जब नाटक शुरू होता है तब सीन 1 आता है। सीन 1 में क्या होता है, सीन का अर्थ होता है दृश्य, मतलब ये जो दृश्य होता है, हम जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसमें देखिए आप इंटरवल आता है बीच में, तो उसी तरह है ये दृश्य सबसे पहला सीन है। पहले सीन में क्या लिखा है, रीड एंड फाइंड आउट, यानी यहाँ पे हमको पहले देखना है और फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे है कि सबसे पहले आता है टाइम। टाइम क्या कहता है, समय क्या है, द 25th सेंचुरी, मतलब ये जब नाटक हो रहा है तो उस नाटक के अंदर 25वीं शताब्दी है, ठीक है, और वो 25वीं शताब्दी में रह के 20वीं शताब्दी के बारे में बता रहे हैं। तो हम जान लेते हैं क्या है आगे। यहाँ पे है प्लेस यानी जगह क्या है, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट, यानी यहाँ पे द म्यूजियम, म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय, ऑफ यानी का, और यहाँ पे एंशिएंट यानी प्राचीन, और हिस्ट्री यानी इतिहास। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट यानी विभाग, ऑफ द 25th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट, यानी इसका अर्थ ये कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का विभाग। डिपार्टमेंट का अर्थ होता है विभाग, प्लेनेट यानी ग्रह, और अर्थ यानी पृथ्वी, सेंचुरी यानी शताब्दी होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं वापिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा रहा है बिफोर राइज, यानी जो पर्दा है वो उठने से पहले। जब हम नाटक शुरू होता है तो उससे पहले आपको पता होगा जो पर्दा है वो उठाया जाता है। जब वो पर्दा उठ जाता है उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पे आ जाती है एक स्पॉटलाइट साइंस ऑन द हिस्टोरियन, मतलब जो स्पॉटलाइट की जो चमक है, वो बिंदु प्रदीप्ति की जो चमक है वो इतिहासकार पर पड़ती है, इतिहासविद पर पड़ती है। अब ये स्पॉटलाइट क्या होता है, जब आपने देखा होगा जो स्टेज होता है ना उसके ऊपर एक प्रकार की लाइट होती है, जब वो लाइट पड़ती है ना तो दूसरी सब जगह अंधेरा होता है और जो गोल घेरा होता है उसके अंदर ही लाइट होती है। आपकी स्क्रीन के सामने उसकी इमेज है, आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार की स्पॉटलाइट होती है। अब यहाँ पे है हु, यानी जो इज सीटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, मतलब टेबल की राइट साइड में वो बैठा है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखा रहा है वो हम जान लेते हैं कि और क्या है इसमें। यहाँ पे एक चलचित्र का एक प्रोजेक्टर रखा होता है जो कि क्या है, विच इज यानी जो, इज ए मूवी प्रोजेक्टर, मूवी का अर्थ होता है चलचित्र, और जो प्रोजेक्टर क्या होता है आपको मैं बता दूं, जब भी आप थिएटर वगैरह में मूवी देखने जाते होंगे तब आपने देखा होगा कि जो स्क्रीन होती है उसके जस्ट पीछे की तरफ एक प्रोजेक्टर रखा होता है, छोटी सी एक मशीन रखी होती है जहां से वो लेजर बीम निकलती है, तो उसी मशीन को प्रोजेक्टर कहा जाता है। अब क्या है, ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वो जहाँ पे खड़ा है उसके बिसाइड यानी बगल में ही एक ईजल रखा है। अब ईजल क्या होता है, ईजल का अर्थ होता है चित्रफलक, जहाँ पे वो चित्र को रखने का स्टैंड होता है, जो स्टैंड है उसकी इमेज आपके सामने आप देख सकते हैं, इसी प्रकार का ये ईजल होता है।
फिर है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री मतलब क्या हो गया, उसका अर्थ हो गया है कि जो प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है और उसके पास में ही क्या दिखा रहा है यहाँ पे 20वीं शताब्दी का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी का विभाग। सी स्टैंड्स एंड ब्लोज बोज सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, मतलब जो इतिहासविद है वो क्या करती है, सिर झुकाकर वो खड़ी हो जाती है सबसे पहले तो वो, और फिर सिर झुकाकर जो दर्शक मतलब ऑडियंस बैठे हैं उनके सामने उनका अभिवादन करते हैं। फिर क्या होता है, हिस्टोरियन मतलब वापिस इतिहासविद। इतिहासविद में क्या होता है, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून। जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो हम उसको या तो जो समय होता है उसके हिसाब से कहते हैं, किसी को कहते हैं गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वो जो भी है वो सारी चीज़ आप समझ सकते हैं। ये एक नॉर्मल है, कॉमन सेंस की बात है। अब ये यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू म्यूजियम, मतलब वो सबसे क्या कह रही है कि हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है। और ये संग्रहालय है किसका, एंशियंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन संग्रहालय है, प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय है। एंड टू माय डिपार्टमेंट मतलब मेरे विभाग में आपका स्वागत है। अब क्या है, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड, मतलब ये क्या कह रहे हैं, क्यूरियोसिटीज का नॉर्मली जो अर्थ होता है ना वो होता है कुतूहल। कुतूहल के विषयों में मतलब कि जिज्ञासा होती है कि नहीं, हमारी किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा, तो उसी के बारे में बता रहा है कि जो जिज्ञासा है ना इसी को शांत करने के बारे में बता रहा है। ये हमारे म्यूजियम में सारी आपकी जिज्ञासाओं की सारी विषयों पे हम बात करने वाले हैं, ये इसका कहना है। फिर क्या है, फार ऑफ। फार ऑफ का अर्थ जनरली क्या होता है, अर्थ मैं आपको बता दूं, फार ऑफ का जनरली अर्थ होता है बहुत दूर, पर यहाँ पे जो फार ऑफ है वो बहुत दूर नहीं, इसका अर्थ है बहुत पहले, 20th सेंचुरी। अब है 20वीं शताब्दी में बहुत पहले क्या होता था, द 20th सेंचुरी वाज ऑफन यानी अक्सर, कोल्ड यानी बुलाई जाती थी, द एरा ऑफ द बुक। ये एक मोस्ट सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर देता हूँ कि कौन सी शताब्दी को एरा ऑफ द बुक कहा जाता था। एरा यानी युग होता है, ऑफ द बुक यानी किताबों का युग, मतलब पुस्तकों का युग। कौन सी शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता है, ये आपके सवाल आ सकता है बोर्ड में, बिल्कुल एकदम 101%। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट सवाल है, इसलिए आपको इसको पढ़ लेना है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 20वीं शताब्दी को एरा ऑफ द बुक कहा जाता है। फिर इन दोज डेज मतलब उन दिनों, देयर वाज ए बुक्स अबाउट एवरीथिंग, मतलब उस समय जो किताबें हैं वो सब कुछ बताती थी 20वीं शताब्दी में। कहाँ से कहाँ तक, तो इसमें बताया है कि फ्रॉम एंटीएटर्स टू जुलूस, मतलब जो एंटीएटर्स का अर्थ होता है चींटियां खाने वाला, और जो जुलूस होता है उसका अर्थ होता है कि जो दक्षिण अफ्रीका है ना वहाँ की एक जनजाति है जिसका नाम है जुलूस। अब ये तो जुलूस है ना दोस्तों, ये जो जुलूस है इसमें कहा जा रहा है कि जुलूस से लेकर आपको एंटीएटर्स यानी चींटियों को खाने वाले जानवर तक की सभी की जानकारी आपको किताब में मिलती है। मतलब इसके छोटे से अर्थ में अगर हम कहें तो इनके कहने का अर्थ होता है कि सभी प्रकार की आपको जानकारी किताबों में उस समय मिल जाती थी। अब क्या है, बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई टू। अब दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो किताब है इसके पार्ट के पूरे होने के बाद भी ये प्रश्न आया हुआ है, इसका जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है, मैं आपको बता देता हूँ। बुक्स टॉट पीपल अबाउट हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई टू, मतलब किताबें हमें क्या सिखाती है। अगर हमें ये पूछ लिया गया, बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि किताबें अगर हमें क्या सिखाती है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई टू, मतलब किताबें हमें कब, कहाँ, कैसे और क्यों सिखाती है। अब है यहाँ पे आ रहा है दे इलिस्ट्रेटेड, फिर आगे क्या है, इलिस्ट्रेटेड, पंचुएटेड, एजुकेटेड एंड इवन डेकोरेटेड। इलिस्ट्रेटेड का अर्थ होता है कि जो चित्रों के साथ हम किताबें सिखाती है। आपने देखा होगा कई बार हमारी जो साइंस की किताबें वगैरह होती है उनमें चित्र साथ में होता है कि नहीं, तो वही चीज़ है ये इलिस्ट्रेटेड मतलब सचित्र। फिर एजुकेटेड यानी पढ़ी लिखी, क्योंकि किताबों में सारा ज्ञान है तो वो तो पढ़ी लिखी हुई। फिर पंचुएटेड यानी विराम चिन्ह, हम नहीं लिखते हिंदी में लास्ट में खड़ी पाई लगाते हैं विराम चिन्ह, उसको ही क्या कहते हैं, पंचुएटेड कहते हैं। फिर है क्या है, एंड इवन डेकोरेटेड, मतलब सजी धजी होती है किताबें, बाहर से देखने में अच्छी होती है, उसमें पूरा ज्ञान होता है और उस वो विराम चिन्ह के साथ आती है और वो हमें सिखाती है कब, कहाँ, कैसे और क्यों। ये चीज़ आपने देख ली।
अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि बट द स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट का क्या अर्थ होता है? अजनबी। स्ट्रेंजर का अर्थ होता है अजनबी, जो स्ट्रेंज है उसका अर्थ होता है अजीब। अजीब और फिर स्ट्रेंजेस्ट आ गया मतलब सबसे अजीब। लेकिन सबसे अजीब थिंग ए बुक एवर डिड इज सेव द अर्थ, मतलब सबसे अजीब बात यह है कि किताब ने पूरी पृथ्वी को बचा लिया। यू हैव नॉट हियर्ड, यानी आपने नहीं सुना होगा। फिर आगे क्या है हम देखते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा है, हाँ यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं लिखा है इन्होंने अबाउट द मार्टिन इन्वेंशन ऑफ 2014, मतलब आपने जो मार्टिन इन्वेंशन हुआ है, मतलब मार्टिन का अर्थ होता है मंगल ग्रह के निवासियों के द्वारा, इन्वेशन यानी आक्रमण, ऑफ 2014 मतलब 2040 में जो मंगल ग्रह के निवासी थे उन्होंने जो हमारे पे आक्रमण किया उसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आप देख सकते हैं टस्क टस्क। फिर टस्क टस्क मतलब कुछ आवाज़ आती है स्टेज के ऊपर से। फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं। फिर आगे लिखा है व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउडेज, मतलब आप उन दिनों बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। वेल यू नो मतलब आप क्या जानते हैं, द इन्वेंशन नेवर रियली हैपेंड, मतलब जो जो इन्वेंशन है मतलब जो आक्रमण है वो रियली में मतलब वास्तव में बिल्कुल नहीं हुआ था। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, मतलब जो किताब थी उस सिंगल किताब ने उस आक्रमण को रोक दिया था, ये उनका कहना है। वॉट वाज द बुक यू आस्क, मतलब आप पूछेंगे कि वह बुक कौन सी थी, वह किताब कौन सी थी। वह एक इंसाइक्लोपीडिया थी, मतलब एक नोबल यानी उत्कृष्ट इंसाइक्लोपीडिया, यानी अर्थ क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया एक विश्वकोश होता है जिसके अंदर सारी चीज़ों की जानकारी होती है। एक स्पेशल विश्वकोश होता है जिसके अंदर जैसे कि आपने एक इंग्लिश का ले लिया इंसाइक्लोपीडिया, तो उसमें इंग्लिश की सारी जानकारी होती है, उसको कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। एक नोबल यानी उत्कृष्ट, एक उत्कृष्ट इंसाइक्लोपीडिया होगी जिसने हमारे इस धरती को बचाया, बिल्कुल नहीं। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, मतलब एक ऐसा ग्रंथ जिसमें रॉकेट यानी जो रॉकेट्स होते हैं आप देखेंगे, आपने देखे होंगे रॉकेट यानी अंतरिक्ष यान होते हैं, मिसाइल्स जो मिसाइल्स आपने देखे होंगे, वो मिसाइल्स और जो रॉकेट्स है क्या उनके ग्रंथ ने हमारे इस पृथ्वी को बचाया, बिल्कुल नहीं। एक सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, मतलब एक ऐसी गुप्त फाइल जो हमारे स्पेस से बाहर मतलब हमारे पृथ्वी से बाहर थी, उसने हमारे पृथ्वी को बचाया। तो इसका आंसर आ रहा है नो, इसको हमारे इस ऐसी ग्रंथों ने नहीं बचाया। इट वाज नन ऑफ दोज, मतलब इसमें से वो एक भी नहीं है। इट वाज मतलब वो था, बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड सो व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगोज इन 2014, मतलब यह कह रहा है कि यह थी, परंतु यहाँ मुझे हिस्टोरिस्कोप चालू करने दीजिए और अनेकों शताब्दियों पहले 2040 में क्या हुआ वह मुझे दिखाने दीजिए। मतलब ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है हिस्टोरियन। और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि सी टर्न्स, मतलब जो हिस्टोरिस्कोप है मतलब उसको जो घुमाने वाला कौन होता है, ऑन द प्रोजेक्टर। अब यहाँ पे जो घुमाने वाला जो है वो है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का अर्थ होता है इतिहासविद, जो कि यहाँ पे फीमेल है क्योंकि यहाँ पे सी लग गया है। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट इट लेफ्ट, मतलब उसको किस तरफ, लेफ्ट साइड उसको घुमाती है प्रोजेक्टर को, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है, उसको कहते हैं, वो एक छोटा सा लेज़र बीम जैसा होता है, उसमें से एक लेज़र लाइट निकलती है जो प्रोजेक्टर होता है। फिर स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको कहते हैं बिंदु प्रदीप्ति। ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप एंड डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, मतलब जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन से आगे से हटा दी गई, हिस्टोरियन के ऊपर से हटाने के बाद वह कहाँ गई, थिंक टैंक के ऊपर गई, जो कि हु सीटेड ऑन द रेज्ड बॉक्स। रेज्ड यानी वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ बॉक्स।
जो बॉक्स होता है ना, आप देखेंगे जो कुछ चीजें होती है वो ऊपर उभरी हुई होती है, ऊपर उठी हुई होती है, उसको कहते हैं रेज्ड। तो रेज्ड बॉक्स मतलब एक ऊपर उठा हुआ बॉक्स था जिसके ऊपर जो थिंक टैंक है वो बैठे हुए थे। फिर आर्म्स फोल्ड, फिर है क्या, आर्म्स फोल्ड, और ही हैज ए हुज एग्स shaped Henry, and he wears long robe decorated with stars and circles। अब इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि वह इसका अर्थ ये होता है कि आर्म्स फोल्ड मतलब जो उसके हाथ है उसको उसने फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके वो वहां पे बैठा है। ही हैज ए हुज एग शेप्ड हेनरी मतलब उसका जो सिर है वो बहुत ही बड़ा एग जैसा होता है। एग कैसा होता है, उसी शेप का इसका जो सिर है। फिर क्या है, एंड ही वियर्ड ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि वो बाहें मोड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है बॉक्स के ऊपर, और उसका जो सिर है वो मैंने आपको बता दिया बहुत ही बड़ा होता है, और वो है ना सितारों और गोलों से एक सजा हुआ लंबा लबादा पहने हुए होता है। एक लंबा लबादा होता है कि नहीं, लबादा, तो वही पहने हुए ये होता है, जिसमें क्या होता है स्टार्स और सर्कल्स लगे होते हैं। स्टार्स मतलब समझ सकते हैं सितारे, और सर्कल्स यानी गोले लगे होते हैं। फिर किसकी आवाज़ आती है, अप्रेंटिस नूडल्स मतलब जो अप्रेंटिस नूडल है वो खड़ा होता है बिसाइड्स हिम ऑन एन ईजल रीड्स मतलब ये इसके कहने का अर्थ ये है जो प्रशिक्षु नूडल है वो उसके बगल में एक विस्तृत स्विच बोर्ड के पास खड़ा हो जाता है। बिसाइड्स का अर्थ होता है बगल में, और जो एप्रिसेंट नूडल यानी प्रशिक्षु नूडल है वो एलिब्रेट। इलेब्रेट का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। विस्तृत, जो बड़ी चीज होती है ना, हम कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा विस्तृत है तो इसको कहते हैं इलिब्रेटेड। और यहाँ पे इलिब्रेट के साथ है स्विच बोर्ड, जो आपको पता ही होगा जो लाइट में स्विच बोर्ड होता है उसकी साइड में ये खड़ा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स मतलब एक चित्र फलक है जिसके ऊपर कुछ चिन्ह है जिसको पढ़ा जा सकता है। वो क्या है हम देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं जो ईजल होता है चित्र फलक, जहाँ पे जो चित्र होता है उसका स्टैंड होता है उसको कहते हैं ईजल। अब वहां पे लिखा क्या है, वहां पे लिखा है मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोजलो बिफोर एंटरिंग मतलब इसका अर्थ ये है कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण महान और महाबली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ प्रवेश करने से पहले झुककर प्रणाम करे। मतलब इनका सीधा से कहने का अर्थ ये है कि जब थिंक टैंक आए तो सभी को झुककर प्रणाम करना है। फिर क्या होता है हम देखते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस नूडल्स जो प्रशिक्षु नूडल है वो वापस कुछ बोलते हैं, और उनका अर्थ क्या है वो क्या कहना चाहते हैं हम देख लेते हैं। बोविंग मतलब झुककर उन्होंने क्या कहा कि ओ यानी ओ ग्रेट एंड माइटी, ओ ग्रेट एंड माइटी मतलब ओ महान और महाबली थिंक टैंक। फिर मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स मतलब ये इनका कहने का अर्थ ये है कि थिंक टैंक को कह रहा है मोस्ट यानी सबसे, पावरफुल यानी ताकतवर, एंड इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। अब यहाँ पे आ चुका है एक शब्द जिसका नाम है क्रिएचर। क्रिएचर का अर्थ होता है जीव, जो भी कोई भी जीव होता है उसको कहते हैं क्रिएचर। इसका अर्थ होता है क्रिएचर यानी जीव, मतलब कह रहा है सबसे ताकतवर और बुद्धिमान जीव ओ इन द होल यूनिवर्स मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर और बुद्धिमान जीव। व्हाट आर यू ऑर्डर्स मतलब आपका आदेश क्या है। थिंक टैंक को वो पूछता है कि संपूर्ण जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव आपकी क्या आज्ञा है, क्या आपका आदेश है। तो थिंक टैंक क्या कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं पीवीशली मतलब थिंक टैंक एक प्रकार से चिड़चिड़ेपन से क्या कहते हैं, पीवीसली मतलब चिड़चिड़ापन। यू लेफ्ट आउट ऑफ द पार्ट माई सैल्यूटेशन तब ये कह रहा है कि जो आपने मेरा अभिवादन किया है उसमें से आपने कुछ जो मेन जो पार्ट थे, अंश थे, वो आपने छोड़ दिए हैं, आपने पूरा सही से नहीं बोला है। आप मुझे पूरा अभिवादन वापस कीजिए, दोबारा इस प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी करो।
वो उनको कहता है गो कवर एंड हुल थिंक अगेन। फिर आप यहाँ पे देखिए, बहुत ही मज़ेदार पार्ट है, आप देखते जाइए। ये थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है परंतु अच्छा पार्ट है, पढ़ने लायक, इंटरेस्टिंग है। इसमें आपका इंटरेस्ट जाग जाए तो बहुत ही बढ़िया पार्ट है, कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे आ रहा है नूडल, इट शैल बी डन सर। फिर है मतलब नूडल कह रहा है कि आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए, यह किया जाएगा महाशय। फिर है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ द मार्स एंड हर टू मून्स। मतलब वो कह रहा है, गाते हुए कह रहा है, ओ महान और महाबली थिंक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव, हाफते हुए कह रहा है। मतलब मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर होल द यूनिवर्स, वही वापस चीज कह रहा है, बस उसको थोड़ा लंबा चौड़ा करके ये वापस थिंक टैंक कह रहा है कि मेरा पूरा अभिवादन कीजिए, मुझे शॉर्ट में आप अभिवादन मत दीजिए। वॉट योर ऑर्डर्स, तो थिंक टैंक कहता है डेट्स बेटर नूडल। मतलब उनको कहता है कि ये सही है नूडल, मतलब प्रशिक्षु को कहता है अब सही है। अब फिर क्या कहता है, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विच आवर मेंड स्पेस प्रोब डेट द ridiculous little planet we are going to put under generous rulership. What do they call it again? अब इसका पूरा अर्थ क्या है, मैं आपको पूरा अर्थ बता देता हूँ हर एक स्पेलिंग के साथ साथ। अब यहाँ पे जो मेन स्पेलिंग आई है वो आई है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संचार, ये जो बहुत ही मेन स्पेलिंग है। अब प्रोब आ गया, प्रोब यानी होता है जांच, और जो रिडिकुलस है इसका अर्थ होता है बेतुके। अब मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। और जो जीनियस है यानी जेनेरस है उसका अर्थ होता है उदार। अब मैं पूरा आपको साथ में बता देता हूँ, आपको मेन स्पेलिंग का अर्थ भी बता दिया। अब थिंक टैंक ने उनको क्या कहा, मैं उस बेतुके छोटे ग्रह पर जहाँ पर उदार यानी शासनधीन करना चाहता हूँ और उसकी मानव युक्त अंतरिक्ष परीक्षण की संचार व्यवस्था से संपर्क करना चाहता हूँ। और इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहेंगे दोबारा, नूडल यानी पृथ्वी महामहिम। अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ नूडल्स ने क्या कहा। नूडल ने उनको कहा है कि द अर्थ योर इंटेलिजेंस, मतलब महामहिम। फिर थिंक टैंक कहता है अर्थ ऑफ कोर्स, मतलब वो घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पर जो नूडल से उसने साफ साफ कह दिया नूडल ने कि ये आप पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो थिंक टैंक है उसने कहा हाँ मैं पृथ्वी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। फिर है यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, मतलब जो थिंक टैंक है वो नूडल को क्या कह रहा है, निसंदेह तुम देखो वह स्थान कितना महत्वहीन है। मतलब पृथ्वी को वो बहुत ही भला बुरा कह रहा है, हमारी जो पृथ्वी है उसके बारे में ये जो थिंक टैंक है वो कह रहा है कि कोई काम की चीज़ नहीं है, महत्वहीन है, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो ना वो चीज़। फिर क्या कह रहा है ये थिंक टैंक, बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। मतलब थिंक टैंक अपने मिरर यानी दर्पण से बात कर रहा है, मेरा दर्पण, मैं अपने दर्पण से विचार विमर्श करना चाहता हूँ। नूडल कह रहा है कि ऐसा ही होगा महाशय। मतलब जो नूडल है वो कह रहा है इट शैल बी डन, इट शैल बी डन, यानी आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। थिंक टैंक मिरर, मिरर इन माई हैंड, मतलब जो मिरर का अर्थ होता है शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मिरर का अर्थ होता है दर्पण, जो शीशा होता है ना वो मेरे हाथ में भूमि पर अविश्वसनीय रूप से। फिर कह रहा है बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, मतलब जो मिरर है उससे ही पूछ रहा है कि हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। मतलब अर्थ इसका ये हो रहा है कि जो सबसे ताकतवर है, खूबसूरत है और बुद्धिमान है वो इस पूरे पृथ्वी पर कौन है, इस पूरे ब्रह्मांड में कौन है, मिरर से। और ऑफ स्टेज से बात आ रही है, मतलब ऑफ स्टेज वॉइस है, मतलब जो स्टेज है ना उसके पीछे से एक आवाज आती है जो कि क्या कहता है कि आफ्टर ए पॉज यू सर, मतलब थिंक टैंक को कह रहा है कि आप हो सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान, और जो भी कहे हम वो सारी चीज़ें इसमें साथ में आ जाती है।
फिर थिंक टैंक क्या कहता है, मेकिंग मिरर क्विकर, मतलब मिरर को कहता है कि तुम इतने धीरे क्यों हो, तुम फटाफट बोलो अपनी आवाज़ को घूमते हुए। फिर क्या होता है आगे और मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या होता है, अगली बार जवाब और शीघ्र देना, मतलब मिरर से कहता है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम मुझसे बात करो, आंसर क्विक एंड नेक्स्ट टाइम, मतलब उससे कह रहा है कि आप जब भी बात करो तो दूसरी बार आप मुझसे फटाफट बात करो, मुझे फटाफट जवाब चाहिए, मुझे कोई भी ऐसे धीरे लोग पसंद नहीं है। फिर आई हेटेड स्लो मिरर, मतलब जो मैं है ना, जो धीरे मतलब धीरे से चलने वाले मिरर है जवाब देने वाले, उससे मैं हेट यानी नफरत करता हूँ, ये थिंक टैंक का कहना है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप इसको बस पढ़ते रहिए। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, मतलब ये कह रहा है कि इसका अर्थ क्या है, वह दर्पण में स्वयं को प्रशंसा से देखना चाहता है, मतलब वो स्वयं की प्रशंसा देखना चाहता है, किसमें, मिरर में। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्पेलिंग आई है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, एडमायर्स। एडमायर्स का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा, और ये आपको है ना बहुत जगह पूछी जाने वाली स्पेलिंग है, आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। इसका अर्थ होता है प्रशंसा, मैं आपको वापस बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई स्पेलिंग है, और ये है ना हर बार जो भी पैराग्राफ होते हैं ना उनमें ये पूछी जाती है स्पेलिंग्स, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप हर बार इसको जान नहीं पाते, इसलिए मैं इस बार आपको परफेक्ट बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है प्रशंसा। अब क्या है आगे, नूडल, ओहो आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है मैं आपको बता देता हूँ कि नूडल, ओह मेरी यही आशा है महाबली थिंक टैंक, मैं आशा करता हूँ। फिर आगे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। थिंक टैंक नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, मतलब थिंक टैंक कहता है अब सूचना संग्रह के लिए भेजे अंतरिक्ष यान से संपर्क करवाओ, मतलब जो अंतरिक्ष यान है, मतलब पृथ्वी से ये डायरेक्टली क्या कह रहा है, संपर्क करने की बात कर रहा है, मतलब ये घुमा फिरा की बातें कर रहा है, थिंक टैंक साफ साफ बात नहीं कर रहा है। इसी कारण अब आगे क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। I want to invade that primitive ball of the mud called the earth before lunch। अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है मैं भोजन करने से पहले ही पृथ्वी नामक आदिकालीन कीचड़ के गोले पर आक्रमण करना चाहता हूँ। मतलब थिंक टैंक कह रहा है कि जब वो दोपहर का भोजन करेगा ना उससे पहले ही क्या करना चाहता है, पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहता है। मतलब ये समझ रहा है कि पृथ्वी पर आक्रमण करना बहुत ही ज़्यादा सरल है, और पृथ्वी को इसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहा है। और यहाँ पे ये जो प्राइमिटिव आया है इसका अर्थ मैं आपको बता दूँ, इसका शायद आपको अर्थ पता नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होने वाली स्पेलिंग है, पर जहाँ तक हो सके हमें हर चीज़ का अर्थ हमें पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है ये आदिकालीन कीचड़ होता है कि नहीं, आदिकालीन मतलब पहले की जो चीज़ होती थी कि नहीं, वो वाला कीचड़। और यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉल ऑफ द मड, मड का अर्थ तो आपको पता है ये कीचड़ होता है ये, और बिफोर द लंच मतलब लंच से पहले। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नूडल ऐसा ही किया जाएगा महाशय, मतलब सर का अर्थ होता है महाशय। फिर ही एडजस्ट लीवर ऑन द स्विच बोर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक बज एंड बीप्स आर हियर्ड द क्यूरेशन ओपेंड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसा ही किया जाएगा महाशय, वह स्विच बोर्ड पर हाथों को समायोजित करता है, और जब पर्दे उसके जो खुल जाते हैं, क्या होता है बीच में वो जो पर्दे बंद होता है, उसके बाद जब वो पर्दा खुलता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक गूंजे और विद्युत यंत्र की आवाज़ें सुनाई देती है। अब इसमें भी कुछ स्पेलिंग्स है, उसको भी मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड में। आई वॉन्ट टू इन्वेट द प्राइमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल द अर्थ बिफोर लंच, ये इतना पैराग्राफ है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये आपको बोर्ड में कभी भी पूछा जा सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है। ये चीज़ भी मतलब इसमें क्या पूछा जाएगा, अगर ये पूछा गया तो इसमें ये चीज़ पूछी जाएगी कि जो थिंक टैंक है वो पृथ्वी के बारे में क्या समझता था, वो पृथ्वी के बारे में क्या विचार रखता था, पृथ्वी कैसी लगती है उसको, ये चीज़ पूछी जाएगी। और ये मोस्ट भी आपके क्वेश्चन के जो पीछे क्वेश्चन आंसर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों आ जाता है हमारा सीन 2। अब सीन 2 को हमें पढ़ना होगा, ये सीन 2 भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप हमारे स्टूडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम छोटा सा ले लेते हैं ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। अब दोस्तों सीन 2 स्टार्ट होता है और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, मतलब
यहाँ पे लिखा है टाइम मतलब फ्यू सेकेंड लेटर मतलब कुछ समय पश्चात, और फिर क्या प्लेस वही मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी मतलब इसका अर्थ होता है मंगल ग्रह पर नियंत्रण और सेंट्रीविले सार्वजनिक पुस्तकालय। वहाँ पे जो सार्वजनिक पुस्तकालय थी वहाँ की अब जगह आ चुकी है। अब ये जो पहले बता रहा था ना वो पहले की जगह अब म्यूजियम थी, अब म्यूजियम में नहीं है, वो म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं। फिर है एट्राइज मतलब पर्दा उठने के समय पश्चात क्या हुआ वो भी चीज़ इसमें बताई गई है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एंड एट ए सेंटर मतलब जो कैप्टन ओमेगा था वो क्या हो गया, उठ गया, और उठने के बाद वो सेंटर मतलब बीच में गया, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड एंड कैटलॉग ड्रॉवर एंड इन ए कंफ्यूज्ड फैशन मतलब इसके क्या कहने का अर्थ है, जो कैटलॉग यानी जो सूची पत्र होता है ना उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। वो सबसे पहले उठ गया और उठने के बाद वो दराज खोलने मतलब क्या होता है जो मेज होता है कि नहीं, मेज उसके नीचे जो ड्रॉवर होता है ना उसको खोलने की बात कर रही है। और खोलने के बंद करते हुए वो बीच में खड़ा हो गया, और फिर क्या हुआ, लेफ्टिनेंट आयोटा होता ना, वो लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट एंड काउंटिंग बुक्स एंड ए बुक केस। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट आयोटा है वो किताबों के एक छोटे से बक्से से एक किताब की गिनती करते हुए ऊपर की ओर खड़ा हो गया, और फिर सार्जेंट उप किताब को खोलते हुए बंद करते हुए उलट पुलट करते हुए इससे किताब को हिलाते हुए फिर पन्नों को शीघ्रता से खोलते हुए और अपने सर को हिलाते हुए बाई दाई ओर करता रहता है। मतलब जो सार्जेंट उप है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार इसका करना क्या है। जो किताब वो है किताब को कभी कभार गिनता है, किसी लाइब्रेरी में आ जाता है, फिर लाइब्रेरी में आने के बाद वो देखता है कि हमारी जो पृथ्वी की किताबें हैं उसके अंदर क्या चीज़ है, वो समझने की कोशिश करता है कि ये चीज़ क्या है, परंतु उसको कुछ भी समझ नहीं आ पाता है। अब आगे क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। आगे आ जाता है वापस नूडल्स। एडजस्टिंग नोब्स आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूल सर थिंक टैंक पुट ऑन ए पेयर ऑन Erasmus googles and turns toward the stage to watch. They seems to have entered some sort of the earth structures. अब इसका पूरे का अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और साथ साथ सभी की चीजों का अर्थ बताऊंगा। अब यहाँ पे नोब्स का अर्थ आता है। सबसे पहले नोब्स का अर्थ होता है गुंडियों, जो गुंडी होती है कि नहीं उसका कह रहा है कि गुंडियों को क्या करते हुए एडजस्ट करते हुए, उसको एडजस्ट करते हुए फिर वो कहता है आई हैव ए क्लोज साइटिंग, मतलब वो कह रहा है महाशय अंतरिक्ष यान का चालक समूह मुझे वापस दिख रहा है। फिर यहाँ पे थिंक टैंक पुट्स ए पेयर्स ऑफ एनोर्मस गूगल्स एंड टर्न्स। अब इसके बारे में क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थिंक टैंक अत्यधिक बड़े चश्मे पहनता है। थिंक टैंक क्या करता है, बहुत ही बड़े चश्मे पहनता है, और उस चश्मे पहनने के बाद और वो मंच की ओर देखने के लिए मुड़ता है। वे किसी प्रकार से पृथ्वी की संरचना में प्रवेश होते हुए प्रतीत होता है। मतलब दिखता ये है कि जो पृथ्वी है ना, स्ट्रक्चर का अर्थ होता है संरचना, ठीक है, जो पृथ्वी की ओर है ना वो प्रवेश करता है थिंक टैंक, वो दिखता है परंतु वाकई में तब प्रवेश नहीं करता है। फिर थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कांटेक्ट, मतलब एक्सीलेंट का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा, शानदार। फिर वो क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया आवाज संपर्क स्थापित करो, मतलब जो वॉइस कांटेक्ट है वो पृथ्वी से और मार्स से एकदम स्थापित करो। परफेक्ट माइक्रोफोन उन्होंने लगा दिए और स्पीक बोलने लगे। आवाज पृथ्वी से मार्स तक जा रही थी और मार्स से पृथ्वी तक आ रही थी, ठीक है। फिर एक माइक्रोफोन में बोलता है कौन, नूडल बोलता है। जो माइक्रोफोन माइक होता है कि नहीं, जब आपने देखा होगा स्टेज पे सभी लोगों के पास किसा माइक होता है, वैसा एक छोटा सा माइक्रोफोन होता है जो कि हम अगर साथ में रखें तो उसकी आवाज ट्रांसफर की जा सकती है उसके जो रिसीवर है उसमें। तो वो माइक्रोफोन को साथ में रखते हुए मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रूल ऑफ द प्रोब 1। अब मैंने आपको बताया था प्रोब का अर्थ क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैंने आपको पहले भी इसको बता दिया है अर्थ। अब मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रहण के एक दल कर्मियों से बात करना चाहा, और मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रहण के दल कर्मियों से बात करना चाह रहा है। ये चीज वो बार बार दोहराता है। कौन, ये नूडल बात दोहराता है। और फिर कहते हैं आइए कप्तान, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो नूडल है वो बार बार पृथ्वी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब 2-3 बार वो लगातार
क्या करता है, रिपीट करता है। और याद रख के मैंने आपको प्रोब का एक जो प्रोब होता है ना उसका अर्थ बताया था, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैंने इसका आपको अर्थ बता दिया था। अब आपकी बारी है, आपको कितना याद रहता है मैं वापस देखना चाहता हूँ। अब ओमेगा, ओमेगा ने क्या बोला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पीक इनटू ए डिस्क विच इज द चेन अराउंड हर नेक, मतलब वो एक ऐसे यंत्र में बोलता है जो उसके गले में पड़ी चेन में है। मतलब जो यंत्र है जो माइक्रोफोन, वो उसके गले की चेन के आसपास होता है। आपने देखे नहीं कॉलर माइक, बस उसी तरह का ये माइक होता है। अब यहाँ पे क्या है, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, वो कहता है कि मैं कप्तान ओमेगा बोल रहा हूँ जो मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण को हूँ। फिर आता है लेफ्टिनेंट आयोटा, फिर सार्जेंट उप, और मैं बिना किसी अप्रिय घटना के पृथ्वी पर पहुंच सकता हूँ और इसमें मेरी शरण ले ली है। और कमरे की ओर संकेत करता हुआ वर्गाकार स्थान में लेफ्टिनेंट आयोटा कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वो कहाँ है। मतलब कैप्टन ओमेगा है और लेफ्टिनेंट आयोटा है, सार्जेंट उप है, ये सारे कहाँ पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी के ऊपर पहुंचने के बाद एक बंद कमरे में आ जाते हैं, जो कि वहां पे उनको पता ही नहीं चलता कि आखिरकार ये कमरा क्या है, ये क्या चीज है। उनको ये काफी अलग अलग चीजें लगती है। जो आयोटा कहता है आई कैन नॉट फिगर इट आउट कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, मतलब वो एक बुक को पकड़ के हुए क्या कहता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कप्तान, एक किताब हाथ में पकड़े हुए। वो कहता है कि मैंने इन विचित्र वस्तुओं में से 1-2 हजार तक की गणना कर ली है, यह स्थान अवश्य ही कोई खलिहान भंडार होगा। आप क्या सोचते हैं सार्जेंट उप? मतलब ये जो सार्जेंट उप से कहता है कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ये आयोटा कह रहा है। फिर आयोटा के कहने के बाद जो उप है वो भी अपनी राय रखता है कि उसको क्या लग रहा है। जो उप है वो ये कहता है कि मेरे पास कोई संकेत नहीं है, मैं 7 आकाश गंगाओं में गया हूँ परंतु मैंने इस तरह की कोई वस्तु नहीं देखी है। मतलब उप क्या कहता है कि मैं 7 गैलेक्सीज मतलब आकाश गंगाओं में गया हूँ परंतु आज तक मैंने ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देखी है, सीन एनीथिंग लाइक दिस। अब कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, मे बी देयर हेड्स, मतलब ये पुस्तकें हैं जो किताबें हैं उनको ये क्या कह रहा है, ये टोपियां हो सकती है। और उसने एक क्या की किताब खोली और उसके सिर पे रख दी, उसको लगा दी ये टोपी होगी, पर उसको पता नहीं कि ये किताबें हैं। फिर क्या होता है, से मे बी हैबरडेसरी, मतलब बिशाती की दुकान होती है कि नहीं, तो उसी का ही कह रहा है कि बिशाती की दुकान हो सकती है। फिर सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, तो फिर ओमेगा भी कह देता है उसकी क्या राय है, वो भी और कहता है। वो कहता है ब्लोइंग लो परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस बेनिफिट्स टू थॉट द मैटर, मतलब जो ओमेगा कहता है नीचे झुकते हुए कि शायद महाबली थिंक टैंक है वही हमारी इस मामले में कुछ मदद कर सकते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। फिर थिंक टैंक से वो कांटेक्ट करते हैं। फिर वो क्या कहता है, थिंक टैंक क्या कहता है वो हमें देखना है। एलिमेंट्री यानी सरलता से, मतलब सरल है मेरी प्रिय ओमेगा, मतलब जो ओमेगा है माइट, ये ओमेगा ओमेगा है ये भी एक फीमेल है, ठीक है, ये कैप्टन ओमेगा क्या है, एक फीमेल है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब यहाँ पे क्या है, होल्ड वन, मतलब एक को पकड़ो और ताकि मैं इनको निकटता से देख सकूं। मतलब क्या कर रहा है, जो ओमेगा है वो क्या कर रही है कि वो कैमरा लेके खड़ी है और वहां पे वो उस चीज के बारे में बता रही है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यस यस कहता है, कौन कहता है यस यस, थिंक टैंक कहते हैं कि यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ सिंस द अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग। क्रिएचर का अर्थ क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं जान सकूँ आपकी यादाश्त कितनी कमज़ोर है या फिर कितनी ताकतवर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाउंड योर सेल्फ इन अनडाउटली ए क्रूड एंड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। अब क्या कह रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, सरल भाषा में बताता हूँ। वो कह रहा है हाँ हाँ मैं अब समझ गया हूँ, क्योंकि ये जो पृथ्वी के जो प्राणी हैं ये सदैव खाते रहते हैं और स्थान पर तुम हो वो निसंदेह एक अल्प आहार केंद्र है। मतलब ये कह रहा है कि मुझे कोई भी डाउट नहीं है, अनडाउटली ये जो तुम जहाँ पे खड़े हो ये एक अल्प आहार केंद्र है जहाँ पे लोग खाने की ये चीज़ें रखते हैं। मतलब ये जो पुस्तकों की लाइब्रेरी है इसको अल्प आहार केंद्र मान रहे हैं जो थिंक टैंक है वो। और फिर आप देखिए आगे बहुत ही ज़्यादा फनी ये कहानी है, जो नाटक है वो बहुत ही ज़्यादा फनी रूप ले रहा है, आप देख सकते हैं आगे।
आगे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आके थिंक टैंक सारी बातें कर लेते हैं। उसके बाद जो थिंक टैंक वापस क्या पूछता है कि डेट इट आइटम योर हैंड इट इज ए सैंडविच, मतलब जो किताब है हाथ में उसको थिंक टैंक क्या कह रहा है, ये एक सैंडविच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब थिंक टैंक चल जाता है उसके बाद कौन आता है, ओमेगा। ओमेगा का क्या कहना है कि नूडलिंग इज ए सैंडविच, तो ओमेगा भी कहता है एक सैंडविच है। फिर आयोटा कहता है वो भी सैंडविच है। फिर ऊप जो है वो सबसे नीचे कैटेगरी में आता है, उसने भी कह दिया, उसने भी मान लिया कि तुम्हारे हाथ में जो है वो एक सैंडविच है। फिर ऊप ने क्या किया, एक सैंडविच हाथ में लिया, और थिंक टैंक ने क्या किया, सैंडविच आर द मेन स्टेप्स ऑफ द अर्थ डाइट, मतलब जो यहाँ का एक मुख्य क्या कह सकते हैं फूड है, खाना है जो यहाँ पे लोग ज़्यादातर खाते हैं, सैंडविच। फिर ये थिंक टैंक ने कहा लुक एट इट क्लोजली, मतलब इसको ध्यान से देखो, पास से देखो, ये थिंक टैंक का कहना है। फिर क्या करा उसने, अपने ओमेगा ने कुछ अपनी तीखी नज़रों से उसको देखा, मतलब तिरछी नज़रों से देखा उसको, बुक को। फिर दिए राजे दो स्लाइस, मतलब दो डबल रोटी जैसी कुछ स्लाइस होती है ना सैंडविच में, बिल्कुल ऐसी कैसी वो बुक दिखाई दे रही थी। तब उसने क्लियरली मान लिया कि हाँ भाई ये भी एक सैंडविच ही है। फिर क्या हुआ, फिर कुछ अजीब चीज़ें हुई दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं फनी स्टोरी है, आप इसको देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। फिर क्या कह रहा है ओमेगा कि डेट इज़ करेक्ट सर, मतलब ये चीज़ आप कह रहे हो वो सही है। फिर थिंक टैंक कहता है कि टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर टू ईट इट, मतलब ये कह रहा है कि मेरा जो आदेश है उसको पूरा करो, और जो मेरा ओपिनियन, मेरा संदेह है उसको ख़त्म करो, तुम इसको खा लो, ओमेगा को कहता है। तो ओमेगा कहता है कि मैं ये खाऊं, तो थिंक टैंक कहता है यस। फिर क्या कहता है, ओमेगा ने मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता। फिर थोड़ी बहुत जो बातें हुई उनके साथ वो हो गई। फिर क्या हुआ, जो आयोटा आया, आयोटा ने क्या किया, ओमेगा ने आयोटा को ऑर्डर दिया तुम खा लो। फिर आयोटा ने भी बहुत सारी बातें घुमाई, जैसे कि इसने कहा कि ईट इट ओ कैप्टन, इट इज़ ए वेरी ग्रेटफुल ऑनर टू बी मार्टिन इज ए सैंडविच ने, और इसमें बहुत सारी बातें इसने क्या की है, गोल गोल बातें घुमा दी जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर क्या हुआ कि सार्जेंट जो ऊप था, क्या कहते हैं सार्जेंट ऊप नहीं सॉरी, जो आयोटा था, आयोटा ने क्या किया कि सबसे पहले तो ओमेगा ने आयोटा को ऑर्डर दिया, थिंक टैंक ने ओमेगा को ऑर्डर दिया, ओमेगा ने आयोटा के ऊपर ऑर्डर दे दिया, और आयोटा ने फिर उप के ऊपर ऑर्डर दे दिया कि तुम खा लो। फिर तीनों ने मिलकर इसको कन्वेंस किया और उसमें बाद में फाइनल कर दिया। उप ने सैंडविच खाया, थोड़ा उसने कहा कि ये तो बहुत ही कड़वा है सैंडविच, और इसको लोग कैसे खाते हैं बिना पानी के, इसको कैसे निगलते हैं। फिर थिंक टैंक से भी कुछ बातें होती है, कुछ आयोटा वगैरह ये भी कहता है कि ये क्या अच्छा है या फिर नहीं है। तो जो उप है वो कहता है, मतलब बाहर बाहर से कहता है कि यस ये चीज़ अच्छी है, परंतु अंदर से वो अनहैप्पीली, मतलब अप्रशंसा से कहता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत कहता है। फिर वापस इनका यही कहना है कि जो इसको बिना पानी के लोग इसको कैसे निगलते होंगे, कैसे खाते होंगे सैंडविच को। फिर वापस वही चीज़ आ जाती है थिंक टैंक कि वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ओप, मतलब इसको कहता है महाबली थिंक टैंक, क्या तुम ये जो सैंडविच है ये तुम्हें स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। तो वो उप क्या करता है कि मुंह बनाते हुए लेफ्टिनेंट को कहता है क्या मैं, कौन मैं, तो कह रहा है कि हाँ हाँ तुम। फिर क्या होता है आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। फिर लास्ट में क्या होता है कि जो उप है वो क्या करता है, सैल्यूट करता है, किसको, सैल्यूट किसका करता है, थिंक टैंक को अभिवादन करते हुए कहता है वह सही है महाशय, यह स्वादिष्ट नहीं था, मैं जानता हूँ कि पृथ्वीवासी इन सैंडविचों को बिना पानी के कैसे निगलते होंगे, वे मंगल ग्रह की धूल के समान सूखे हैं। मतलब ये जो उप है वो कह रहा है सार्जेंट, मतलब ये सार्जेंट उप है वो कह रहा है थिंक टैंक को ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, डिलीशियस बिल्कुल भी नहीं, और जो मार्टिन डस्ट है मतलब मंगल ग्रह की धूल है उसके समान है बिल्कुल सैंडविच, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखे हैं, इसका कहने का अर्थ ये है। फिर क्या होता है, फिर उप से बात होती, उप के बाद नूडल की बारी आती है, वो भी क्या कहता है महाशय महाशय महान और महाबली थिंक टैंक, मैं क्षमा चाहता हूँ परंतु इन सैंडविचों के बारे में मैं एक महत्वहीन मामूली सा तथ्य मेरे दिमाग में आया है। तो फिर थिंक टैंक कहता है इट कैन बी वर्थ मच बट गो हेड एंड गिव यू ट्रेफलिंग बिट डाटा, मतलब नूडल कहता है कि चलो ठीक है, अब नूडल से पहले परमिशन लेता है फिर उसको बता देता है। जब इन सभी की दोस्तों सारी बातें हो जाती है आपस में,
इस सैंडविच के बारे में, तब क्या होता है कि जो नूडल है वो अपनी राय रखने की परमिशन लेता है। फिर थिंक टैंक उसको परमिशन दे देता है और थिंक टैंक कहता है कि ये चीज़ मेरे भी दिमाग में थी कि शायद सैंडविच ना हो करके कुछ संचार का यंत्र हो जहाँ से आवाज़ आती जाती हो। तो फिर थिंक टैंक क्या कहता है कि तुम इसको सुनो, मेरा ये आदेश है। फिर ओमेगा कहता है कि हाँ हाँ तुम। फिर आयोटा और उप दोनों मिलके क्या करते हैं, उसको सुनते हैं परंतु कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर क्या करते हैं, मार्बल इन योर ईयर्स आई सेड लिसन देम मार्टिन ब्लो इज़ वेरी लो। फिर कुछ बातें बनाते हैं और बातें बनाने के बाद में इनका जो लास्ट में आंसर आता है वो यही आता है कि हमसे नहीं हो पाएगा और ये बिल्कुल सही नहीं है। और फिर दोस्तों क्या होता है आगे हम देखते हैं कि आयोटा यानी आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा कि डू यू हियर एनीथिंग। आयोटा पूछता है कि तुमने क्या सुना कुछ। तो आयोटा के पूछने के बाद उप का कहना होता है नथिंग, मैंने भी कुछ नहीं सुना। और आयोटा और ओमेगा दोनों का यही कहना होता है कि हमने इनिशियली कुछ भी नहीं सुना है। और थिंक टैंक कहता है वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर। थिंक टैंक कहता है कि तुम्हारे कानों में क्या कंचे हैं। मैंने कहा कि तुम हमें बताओ कि तुमने क्या सुना, परंतु उनका एक ही कहना है कि नो सर हमने कुछ भी नहीं सुना है। फिर ये सारी बातें थिंक टैंक के साथ होती है। फिर क्या होता है, ओमेगा वापस अपनी राय रखता है, आयोटा अपनी राय रखते हैं। फिर बाद में क्या बात होती है वो हम देख लेते हैं आगे। क्या स्क्रॉल डाउन किया, फिर क्या आता है, उप आता है। मतलब उप क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं कि आई डोंट हियर एनीथिंग मे बी। ये कहता है कि मे बी दिस सैंडविच डोंट मेक साउंड। मतलब जो उप है वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं सुना, लगता है कि ये जो सैंडविच है ये कोई आवाज़ नहीं करता है। फिर थिंक टैंक आते हैं। थिंक टैंक का वापस कहना होता है कि व्हाट डज समबॉडी सजेस्ट टू द थिंक टैंक हैज़ ए मेड ए मिस्टेक। मतलब सभी को कहता है क्रोध में आकर कि तुमको लगता है कि क्या थिंक टैंक ने कोई गलती की है या फिर किसने कोई मिस्टेक की है। तो फिर सारे उससे डर जाते हैं और डरने के बाद सभी का यही कहना होता है कि नो नो नहीं सर। मतलब सर का अर्थ होता है यहाँ पे महाशय कि हमारा अर्थ ऐसा नहीं है। फिर नूडल भी कहता है एक्सक्यूज मी ब्रिलियंस द क्लाउडी पीस इंफॉर्मेशन इज ट्वेरली एंड अराउंड टू मी हियर। मतलब सभी का लास्ट में यही कहना होता है कि नहीं नहीं आप सब सही कह रहे हो। और सारी ये बातें होती है, क्लैरिफिकेशन होते हैं। और लास्ट में आके यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको मेन जो पॉइंट्स है वही सारे बता रहा हूँ जो सुनने लायक है और देखने लायक है और समझने लायक है। फिर क्या होता है कि जो थिंक टैंक है वो वहाँ तक सभी को कहता है कि तुम सभी ने तो हद ही कर दी, मैं तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूँ और तुम मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। ये दोस्तों सभी सारी बातें हैं। ये हो जाने के बाद में जो लास्ट में इनका जो निर्णय निकलता है वो कहता है कि ये जो ओमेगा कहता है कि क्या इसमें हो सकता है कि जो पृथ्वीवासी है वो चित्र वगैरह रखते हो या फिर बनाते हो। फिर सॉर्ट ऑफ कोड आयोटा कहता है, मतलब ये शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है कि ये कुछ हो सकता है गुप्त संकेत पद्धति हो। फिर कह रहा है थिंक टैंक तो अत्यधिक रुचि से कि गुप्त संकेत पद्धति क्या तुम्हें कहा जा सकता है कि तुम महत्वपूर्ण हो, या फिर कह रहे हैं कि गुप्त संकेत पद्धति का तुम वर्णन करो। मतलब आयोटा को कह रहा है थिंक टैंक कि तुम है ना इस सॉर्ट ऑफ सीक्रेट कोड मतलब गुप्त पद्धति है इसके बारे में तुम हमें कुछ बताओ। फिर आयोटा और ओमेगा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। फिर नूडल है वो कहता है फॉर गिव मी योर क्लिवरेंस। और फिर बहुत सारे नूडल भी बीच में आ जाता है, बातें करते हैं और आखिरकार उनका निर्णय भी सही नहीं निकलता है। वो भी नूडल भी कहता है कि मुझे क्षमा करें महान महाशय, परंतु मैं रसायन विभाग से हमारे अंतरिक्ष के लोगों को उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन नहीं दिए हैं। अब बहुत सारी ये सारी बातें हो जाने के बाद में क्या होता है वो मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो सारे बता देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है कि थिंक टैंक कहता है शानदार बुद्धिमत्ता का एक विचार मुझे भी आया है। फिर ये सारी बातें हो जाती है और फिर कहता है कि अंतरिक्ष में गए लोगों हमारे रसायन के विभाग आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए विटामिन दिए हैं और उनको शीघ्रता से लो और सैंडविच को देखो। गुप्त संकेत पद्धति का अर्थ धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल जाएगा। ओमेगा यह किया जाएगा और महाशय कहता है। फिर निकलता है विटामिन निकलता है और कर्मचारीगण अपनी बेल्ट पर लगे डिब्बियों से विटामिन निकालते हैं। ओमेगा और सारे क्या करते हैं, उनके पास एक ऐसे विटामिन होता है जिनसे उनकी जो सोचने समझने की ताकत होती है, वो दिमाग है उनकी बुद्धि वो विकसित हो जाती है।
तो फिर वो सारे विटामिन क्या करते हैं, वो ले लेते हैं और उसके बाद भी वो समझने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, ओमेगा उल्लास से कहता है आहा, फिर आयोटा भी कहता है आहा। मतलब सभी आहा ओहो कर रहे हैं, पर यहाँ पे किसी का भी परफेक्ट संकेत नहीं मिल रहा है। फिर क्या हुआ, थिंक टैंक कहता है कि ये क्या कह रहा है, तो ओमेगा कहता है हाँ महाशय, यह अत्यधिक गंभीरता से पड़ी गई है मालकिन। फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये कहाँ और कैसे क्यों लिखी गई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, वो नर्सरी बुक है, उस बुक की कुछ लाइन है इन्होंने पढ़ी है और इस बुक के बारे में ये जानते नहीं है, तो इसी के कारण वो डर के चले गए थे। इस बुक में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिस्ट्रेस मैरी क्विट कंट्री एंड हाउ डज गार्डन ग्रो, ये पूरी कहानी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में हिंदी में बता देता हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि मालकिन मेरी बिल्कुल विपरीत अपना बगीचा कैसे बढ़ता है, घोंगे के कवच और चांदी की घंटियों में के संग और सुंदर युवतियों का एक विचार कतार में। मतलब ये एक नर्सरी बुक होती है कि नहीं, उसकी कुछ पोएम की लाइन्स है जो कि इन्होंने ओमेगा ने लिखी और देखी और कहा, और उन्होंने कहा हा हा हा, इमेजिन किया और उन्होंने कहा कि प्रीटी मेट्स ग्रोविंग इन ए गार्डन। मतलब उप का क्या कहना था, ये सुंदर युवती का एक बगीचे में उगते हैं। मतलब ये ऐसे कह के हंस रहा है कि जो सुंदर युवती होती है वो बगीचे में क्या उगती है। फिर ये सारी बातें हो जाती है और फिर थिंक टैंक एकदम क्रोधित होकर कहता है कि चौकन्ने रहो, तुम सब चुप रहो और चंचलता का समय नहीं है। क्या तुम इसकी खोज की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो? पृथ्वीवासियों ने खोज कर ली है कि कृषि और खनन की तकनीक को कैसे मिलाया जाए और वे समुचित चांदी और दुर्लभ धातुओं और घोंगे के कठोर आवरण की सफल फसल उगा सकते हैं और वे उच्च कोटि के विस्फोटक पदार्थ भी उगा सकते हैं। नूडल, हमारे आक्रमक करने वाले वायुयान के बेड़े से संपर्क करो। फिर इनकी सारी वही बातें हो जाती है, मैंने आपको कहा था कि फिर क्या होता है, ये लाइंस पढ़ने के बाद थिंक टैंक और सारी उनके जो मंगलवासी होते हैं सब डर जाते हैं। वो उन सब डरने के बाद क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, थिंक टैंक को उनको बताता है और टेल हिम, और वो लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे आयोटा भी उसको कहता है, उसकी सारी बातें हैं वो मान लेते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उप है वो लाफिंग मतलब हंस रहा होता है और रैन अवे मतलब हंस के बाहर आ जाता है। थिंक टैंक उससे मना करता है हंसने के लिए, परंतु वो नहीं मानता है। फिर क्या करते हैं, आगे लाइन पढ़ते हैं, हाँ महाशय, हे धोखेबाज बिल्ली और बेईमानी गाय चंद्रमा ऊपर कूद गई हैं। छोटा कुत्ता ऐसे खेल देख खिलखिलाया और तस्तरी चम्मच के साथ भाग गई है। मतलब ये जो कुछ है ना, वापस नर्सरी लाइन ओमेगा ने ऊप ने पढ़ी आगे और फिर उसको थिंक टैंक को सुनाई। फिर क्या हुआ, ये लाइन सुनने के बाद इन्होंने इसका कुछ गलत मतलब निकाला और ये इसके कारण ये इनसे डर गए, और डरने के बाद इन्होंने कहा कि ये पृथ्वीवासी हमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और हमसे सभी चीज़ें आगे जान रहे हैं। मतलब हमें इन्हें पर हमला नहीं करना चाहिए और हमें फटाफट बाहर आ जाना चाहिए। फिर क्या हुआ, आगे और कुछ नर्सरी लाइन थी जिसको उसने पढ़ा। किसने पढ़ा? सार्जेंट उप ने पढ़ा। उसने कहा हाँ महाशय। पढ़ते हुए फिर हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे थे। हम्टी डम्टी बुरी तरीके से गिर गए। राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी व्यक्ति हम्टी डम्टी को फिर इकट्ठा नहीं कर सकते। मतलब ये वापस लाइन पढ़ते हैं और इसका क्या करते, अर्थ निकालते हैं। फिर थिंक टैंक क्या होता है कि वापस घबरा जाता है कि ये नहीं हो सकता और ऐसे ऐसे करके सारी बातें बना देते हैं। फिर लास्ट में जो मेन पॉइंट आते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपको पढ़ने हुए। मतलब थिंक टैंक क्या कहता है, मतलब चिल्लाते हुए, चीखते हुए, अपना सिर थामते हुए कहता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा महान और महाबली गुब्बारा मस्तिष्क है और पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है और मेरे पीछे पड़ चुके हैं, अत्यंत बुरी तरीके से गिरे। मतलब थिंक टैंक क्या कर देता है, पूरी तरीके से घबरा जाता है कि पृथ्वीवासी मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं और वो हमारे पीछे पड़ चुके हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो मंगल ग्रह पर भी कब्जा करना चाहते हैं। यह मंगल ग्रह पर आक्रमण कर रहे हैं और नूडल मेरे लिए अंतरिक्ष कैप्सूल तैयार करो और मुझे भी बिना देरी से निकल भागना चाहिए। और अंतरिक्ष के लोगों, तुम सभी लोगों को पृथ्वी छोड़कर वापस अपने घर आ जाना चाहिए, अर्थात तुम्हें सभी पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह वापस आ जाना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों यही होता है कि सभी लोग वापस इसी कारण, डर के कारण वापस आ जाते हैं। और लास्ट में जो हिस्टोरियन है ना,
इतने समय गायब था, परंतु लास्ट में आ जाता है हिस्टोरियन, क्योंकि ये इसमें आपको पता होगा इसने सी लिखा था, मतलब ये एक फीमेल है, हिस्टोरियन है ना, इतिहासविद है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि क्लिकिंग यानी मुंह बंद कर हंसते हुए और इतिहासविद हंसते हुए, ठीक है। और इस प्रकार धूलभरी शिशु और गीतों की पुरानी पुस्तकों को विश्व मंगल ग्रह के आक्रमण ने बचा लिया। मतलब वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार की जो छोटी नर्सरी लाइंस थी, उन नर्सरी लाइंस ने, राइम्स ने क्या किया कि इससे बचा लिया पूरी पृथ्वी को मंगल ग्रह से, मार्टिन के अटैक से बचा लिया। वरना तो मार्टिन के मंगल ग्रह जो कि थिंक टैंक थे वो हमें मार डालते, परंतु उसने इसको बचा लिया, ये नहीं होने दिया। और यही थी नर्सरी लाइन की पावर। और इसको जो लिखने वाले लेखक थे वो थे क्लियर बाइको। और इसकी जो ग्लोसरी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ग्लोसरी बता देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक और के। और यहाँ पे मैंने ये आपको एक मोस्ट करवाया था, पिविसली। पिविसली यानी इरिटेबल, इसका अर्थ क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है ना वो। और इसको भी मैंने आपको मोस्ट करवाया था, रेडिकुलस, आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना याद रहता है। फिर यहाँ पे इसके जो